संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 13 में आपको यह कहा गया है कि सरकार जो है किस परिस्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार को कम कर सकती है, उसमें कटौती कर सकती है। मैं बता रहा हूं कि संविधान का जो भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार किसे कहा जाएगा, यानी मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। और अनुच्छेद 13 में इस बात का उल्लेख है कि सरकार जो है किस परिस्थिति में मौलिक अधिकार में कटौती कर सकती है। ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि अभी नागरिकों को 6 तरह का मौलिक अधिकार है भारत में। उसमें पहला है समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 14 से 18 तक यह समता या समानता के अधिकारों से संबंधित है। जो दूसरा मौलिक अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 आपको इस मौलिक अधिकार का उल्लेख है। उसके बाद आपको जो चौथा मौलिक अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। अब जो पांचवा मौलिक अधिकार है वह है अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनको अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार है। अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। ये पांचवा मौलिक अधिकार है और इनका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में है। और जो छठा मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन आपको अनुच्छेद 32 में है। वो जो संपत्ति का अधिकार था उसका वर्णन 31 में था, जो अभी निरसित कर दिया गया है। अभी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है। देखिए यहां पर 12-13 तो बता दिए। इनके बाद जो पहला आपको मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, वह है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे भारत में। यानी अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने भारतीय नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून की नजर में सब समान है, चाहे वह अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है और शिक्षित है, उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का है, हिंदू है, मुस्लिम है। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सब समान है
सब पर एक ही तरह का कानून लागू होगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत की जो सरकार है वह धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पर नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर दिया जाएगा, इसमें भी कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। इनके बाद अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत कर दिया गया है, इसे अपराध घोषित कर दिया गया है। और अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि भारत के नागरिकों को कोई उपाधि नहीं रहेगी, जैसे पहले राजा महाराजा ये सब उपाधि होता था, उन उपाधियों का अंत कर दिया गया है। आपको याद रखना है कि जो पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी भारतीय एक जैसे होंगे, उनके बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि भारतीय नागरिकों के बीच भारत की जो सरकार है वह धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी नौकरी में भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी या छुआछूत का अंत कर दिया गया है, इसको अपराध घोषित कर दिया गया है। और अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ये हो गया आपको पहला मौलिक अधिकार 14 से 18 तक। वैसे मौलिक अधिकार शुरू है 12 से। 12 में आपको मौलिक अधिकार का परिभाषा, 13 में इस बात का उल्लेख है कि सरकार किन परिस्थितियों में मौलिक अधिकार में कटौती कर सकती है। अब देखिए दूसरा मौलिक अधिकार जो है वह है आपको स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने अभी बताया अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 19 में भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 के द्वारा भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, यानी आप जो है सकारात्मक रूप से अपनी बातें बोलने के लिए एकदम स्वतंत्र है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। यह याद रखिएगा कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है ना, वह अनुच्छेद 19 में ही अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसी में प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अनुच्छेद 20 में आपको अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी अनुच्छेद 20 कहता है कि केवल किसी पर केस हो जाए, आरोप लग जाए, तो इससे उसको अपराधी नहीं कहा जाएगा जब तक कि उनका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता न। तो ये मौलिक अधिकार है नागरिकों का अनुच्छेद 20 के अधीन कि केवल आरोप से आपको अपराधी किसी को नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। उसी अनुच्छेद 21 में 21 का क जोड़ा गया है, 21 का क, जिसमें आपको 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है।
और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरोध में संरक्षण नागरिकों को दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 19 से 22 तक में जो हमारी दूसरी मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, उनका वर्णन है। अब तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव से बलात् श्रम आप नहीं करा सकते, किसी से बेगार नहीं करवा सकते, जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते, यह कहता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र का यदि बच्चा है तो उनको आप काम में नहीं लगा सकते, यानी बाल मजदूरी पर रोक लगाया गया है अनुच्छेद 24 के द्वारा। और अनुच्छेद 23 के द्वारा कहा गया है कि आप किसी के मजबूरी का फायदा उठाकर उनको कम वेतन नहीं देंगे या किसी को आप बेगार काम नहीं करवाएंगे, बिना मजदूरी का काम नहीं करवाएंगे, ये कहता है अनुच्छेद 23। 24 के द्वारा बाल मजदूरी पर रोक लगाया गया है। ये दोनों आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। जो चौथा मौलिक अधिकार है वह है आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है, लेकिन आपको केवल अनुच्छेद 25 याद रखना है। अनुच्छेद 25 कहता है कि लोगों को, यानी जो भी भारत के नागरिक हैं, उसको अपना धर्म मानने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। भारत का कोई भी नागरिक जो है अपने रुचि के आधार पर किसी भी धर्म को अपना सकता है। अनुच्छेद ये हो गया आपको अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद जो पांचवा मौलिक अधिकार है वह है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 यहाँ मिस कर दिए हम लिखने में। अनुच्छेद 29 और 30 जो है ये संस्कृति और शिक्षा के अधिकारों से जुड़ा है। अनुच्छेद 29 के द्वारा जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 30 में यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी पसंद के अनुसार शैक्षणिक संस्था आदि स्थापित कर सकते हैं। और जो छठा मौलिक अधिकार है, जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय का शरण ले सकते हैं। यही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 32 में किया गया है। चलिए आज अन्य दिनों की अपेक्षा भी मैं 5 मिनट कम क्लास लूंगा, लेकिन आप लोगों को ग्रुप में हम पीडीएफ दे दिए हैं। आप लोग थोड़ा सा परेशानी उठा करके पीडीएफ 1, पीडीएफ 2 और पीडीएफ 3 जो पॉलिटी का है इसको कॉपी में लिख लेंगे, और जहां तक हम पढ़ाए हैं उनको रिवीजन करके रखेंगे। समझ रहे हैं हमारी बात को? काम क्या करना है, पीडीएफ 1, पीडीएफ 2, पीडीएफ 3 इसको आप कॉपी में लिख लेंगे और इनको पढ़ करके रखेंगे।
इतना काम आप लोग करके रखिए। जो पूरा क्लास नहीं कर पाते हैं नेटवर्क आदि के कारण, वह बाद में एक बार रिकॉर्डिंग जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये बात सही है कि अभी टीआरई 4 में आपके पास समय है, लेकिन जितना पढ़ाते हैं उतना यदि आप क्लियर करते चलेंगे तो आपकी तैयारी दिनों दिन बेहतर होती जाएगी। थोड़ा सा टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा और जब स्थिति क्लियर होगा कि अब टीआरई 4 है, तो फिर आप लोगों का जो समय अवधि है क्लास का, उसको भी लगातार हम इंक्रीज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजें बताएंगे, ठीक है। अविनाश अमर जी कर रहे हैं, सर ट्रांसफर नीति पर कुछ बोलिए, दिसंबर से हो जाएगा। देखिए अविनाश जी, थोड़ा सा हमको संशय इस पर लग रहा है, क्योंकि अब सक्षमता में जिसका आपको डॉट फोन था, उनको पुनः जो है काउंसलिंग का उनका शेड्यूल तय होगा, तो अब उनको छोड़ करके इधर सबका ट्रांसफर कर दिया जाएगा या उनको भी समेटा जाएगा। फिर सक्षमता 2 का भी रिजल्ट आने वाला है। हो सकता है कि सरकार कह दे कि चलो अब बीच में क्या 1-2 महीना के लिए टीचर को अदन बदन करेंगे, मार्च अप्रैल में ही कर लेंगे, ऐसा भी संभव है। तो ये मान के चलिए मार्च अप्रैल तक। और जहां तक टीआरई 4 के एग्जाम की बात है, तो ये भी अगले साल अप्रैल मई में आप लोगों का एग्जाम होगा, जिस तरह का मैं कंडीशन देख रहा हूं। लेकिन इससे आपको परेशान नहीं होना है। आपको तैयारी के लिए जो समय मिल रहा है, उसमें आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। वैसे परसों मैं एक वीडियो बनाकर भी आपको समझाऊंगा कि आपको यदि 1 to 5 का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, यदि 6 to 8 शोषण की तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या पढ़ना चाहिए, यदि अदर सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो क्या पढ़ना चाहिए। इसी तरह 9th 10th 11th 12th के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कहाँ से तैयारी करना चाहिए, क्या शेड्यूल आपका होना चाहिए, इन सब के बारे में परसों संडे है और मैं एक एक करके वीडियो बना करके आप लोगों को वो भी बताऊंगा। तो तैयारी को आप जारी रखिए, कम से कम जितना एक दिन में पढ़ाते हैं उनको कंप्लीट करते चलिए। स्टेट का तो लगता है बिहार बोर्ड भूल ही गया है, लेकिन आ जाएगा। चलिए ठीक।